नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक जैसा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताया है। फूड क्या होता है, फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, विटामिन क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही हमने हेल्थ एंड डिसीज में आपको बताया था कि ह्यूमन हेल्थ क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होती है, कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे कि कोई भी आदमी हेल्थ अगर डिसीज कंडीशन में है तो उसको कैसे हेल्दी किया जा सके, कौन कौन से पैथोजेंस हैं, एक्सटर्नल पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, जो बहुत सारे डिसीज कॉज करते हैं, कौन से उनके क्या सिम्टम्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। ऐसे ही हमने इम्यून सिस्टम के बारे में बताया कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे डिसीज के अगेंस्ट लड़ता है, एंटीबॉडी कैसे बनती, कौन कौन सी एंटीबॉडीज है जो डिसीज कंडीशन में या नॉर्मली वैक्सीनेशन के थ्रू कैसे बनती हैं। इसी के साथ आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है एड्स एंड कैंसर। ये दोनों एक ऐसी बीमारी हैं जो लिथल है। अगर ये किसी को होती है तो डेथ मोस्टली केसेस में हो ही जाती है क्योंकि इनका कोई क्योर नहीं है, तो इनमें अपन को प्रिवेंशन ज़्यादा रखना है। ऐसे ही इसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे तो ये रहेगा आपका ड्रग एब्यूज एंड एडोलेसेंस। ये जो है ये थोड़ा सा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि देख रहे हैं कि कैसे युवा पीढ़ी है जो ड्रग्स की तरफ भाग रही है, नए नए तरीके खोज रही है कैसे नशा किया जाए। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, चाय सिगरेट, मतलब एक चाय पीने एक अलग बात होती है लेकिन चाय के साथ सिगरेट पीना, फिर इसके साथ एल्कोहल को भी बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। ये तो एक ऐसे तरीके हैं जो बहुत वेल नोन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको अभी पता भी नहीं है सभी लोगों को, और वो ड्रग्स के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर कवर करने के लिए हम मेजर पोर्शन को कवर कर चुके हैं। इसके बाद रहा एड्स एंड कैंसर, ये आज हम इसको कवर कर लेंगे और कल हम इसको भी कवर करके इसके बाद इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन तो आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए जो लोग भी हैं अपने जो क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो आप कमेंट में आप छोड़ दीजिए। और इसी के साथ जिन लोगों को इसका क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए है वो कमेंट में अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम यहाँ से शुरू करते हैं एड्स एंड कैंसर के बारे में। एड्स और कैंसर क्या होते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एड्स इसका कई बार बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब ये लिया गया है, इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इस केस में क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो जाती है। और सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर सिम्टम शो नहीं होता है, इसमें मल्टीपल इन्फेक्शन रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिम्टम ना बोल के सिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इसका फर्स्ट केस 1981, कब दोस्तों, 1981 में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था इसका, एड्स का इंडिया में। तो फर्स्ट एड्स केस रिपोर्टेड इन इंडिया इज 1981। अब इसके बारे में ये भी पूछ लेते कि व्हेन नेशनल एड्स डे या व्हेन एड्स डे सेलिब्रेटेड, तो कब एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर। कब किया जाता है, 1 दिसंबर। ठीक है, अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो शुरुआती कुछ जो दिन होते हैं, इसमें जो वो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लू लाइक, नॉर्मल सर्दी जुकाम, जैसे कि अगर बोले तो कॉमन कोल्ड लाइक, कि किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है। और ये चीज कहां तक जाती है, फैटिक तक। फैटिक मतलब उसको हांफी आएगी और चलने में प्रॉब्लम जाएगी। और जब ये जो सिम्टम्स हैं वो प्राइमरी लेवल से एडवांस लेवल तक जाते हैं तो एक डिसीज है जो बहुत कॉमनली हो जाती है, वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्या बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं,
क्षय रोग। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो इस डिसीज को कॉज करता है, और ये क्या है, लंग्स इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है। और इस केस में भी पहले बहुत सारी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल फील्ड थोड़ा सा एडवांस होता गया तो दोस्तों इसमें क्या है, काफी हद तक इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता है, तो टीबी की वजह से बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स जो है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है HIV, इसलिए इसको पूरा क्या बोलते हैं, HIV एड्स, है ना। तो HIV क्या है, एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये क्या कॉज करता है, एड्स, और ये क्या है, एक वायरस है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कैसा वायरस है, ये है एक रिट्रोवायरस। कैसा वायरस, रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस ये क्यों है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, RNA। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो वो क्या है, RNA। और जनरल प्रोसेस में क्या देखा जाता है कि जो DNA होता है वो RNA बनाता है, लेकिन रिट्रोवायरस के केस में या HIV के केस में क्या है, जो RNA है वो DNA बनाता है। ठीक है, RNA DNA बनाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये कैसा वायरस है, रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जो RNA से DNA बनाते हैं, और ये बहुत खतरनाक भी होते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें RNA DNA में कन्वर्ट होता है या RNA से DNA बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें एक जीन यूज होता है जिसका क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जीन है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, या फिर रिट्रोवायरस की जेनेटिक मटेरियल को RNA से DNA में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये होस्ट के अंदर जाएगा तो ये जो DNA है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट की सेल के DNA के साथ। ठीक है, तो इसका ये मैकेनिज्म होता है कि कैसे ये होस्ट के अंदर पहुंचा है और कैसे इसने RNA से DNA बना के होस्ट तक पहुंच गया है। अब होस्ट के अंदर जाके क्या इन्फेक्शन कॉज करेगा, आइए हम देखते हैं इसको आगे। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा है कि एड्स है वो HIV की वजह से होता है। HIV एक रिट्रोवायरस है जिसमें RNA DNA में कन्वर्ट होता है। 1981 में पहला केस रिपोर्ट हुआ था और 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की, कि एड्स कैसे एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैलता है। तो पहला इसका जो रीजन है वो है इसका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको जो दूसरे लोगों के साथ, अननोन लोगों के साथ क्या करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं। और इस केस में क्या होता है, अगर वो पार्टनर इन्फेक्टेड है तो वहां से ये ट्रांसमिशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसका है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी डिसीज कंडीशन में या एक्सीडेंट के केस में कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल, और अगर उस कंडीशन में अगर इनको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर कोई है जिसको ब्लड की जरूरत पड़ती है या ब्लड प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है तो उनको अगर कंटेमिनेटेड ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उनके अंदर भी एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, शेयरिंग ऑफ नीडल्स। ये भी ड्रग एब्यूज का केस है। बहुत सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, चोरी छुपे ले रहे हैं, पता चला नीडल्स, इंजेक्टेबल ड्रग्स ले रहे हैं, और वहां पे नीडल्स इतनी ज्यादा है नहीं कि बार बार चेंज करें, तो क्या करते हैं, एक ही नीडल से सब लोग एक एक करके ड्रग ले लेते हैं। और
ऐसे कंडीशन में अगर कोई आपके साथ अननोन व्यक्ति है जो आपके साथ बैठ के ड्रग्स ले रहा है, इंट्रावेनसली ले रहा है, तो इस केस में ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशंस ज़्यादा नहीं लेते हैं लोग, वैसे तो लेना चाहिए लेकिन नहीं लेते हैं, और एक ही सिंगल सिरिंज से, अब जैसे आने लगा है डिस्पोवैन, तो पहले क्या होता था, एक ही सिरिंज होती थी, उससे क्या करते थे, मल्टीपल इंजेक्शंस दे दिए जाते थे। किसी को भी कोई आया उसको इंजेक्शन लगाया, फिर उसको प्रॉपर मतलब स्टेरलाइज ना करके ऐसे ही मतलब मल्टीपल यूज कर लेते थे। इस वजह से क्या होता था, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। और फोर्थ है इसका फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। ठीक है, ये होगा कब, जब ड्यूरिंग बर्थ प्लाजेंटा के थ्रू इन्फेक्टेड मदर होगी, उसके चाइल्ड तक भी ये पहुंच जाएगा। तो ठीक है, ट्रांसमिशन में 4 आपको बताया है कि कौन कौन से पॉसिबल रीजन है जहां से ये ट्रांसमिट होगा। एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हों, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। थर्ड है शेयरिंग ऑफ नीडल्स इन केस ऑफ ड्रग एब्यूज, या फिर हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पे इतना फैसिलिटी नहीं है कि सिंगल यूज डिस्पोवेन यूज होती हो, तो वहाँ पे भी ये हो सकता है इंट्रावेनसली अगर ड्रग्स यूज करते हैं तो ये बॉडी के फ्लूइड में कांटेक्ट होगा और एक्सचेंज होने के चांसेस ज़्यादा है। और फोर्थ, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। ठीक है, तो ये 4 कारण है, आपको ये याद रखना। ठीक है, तो हमने पहले देख लिया कि एड्स क्या होता है, कैसे होता है, इसके बाद दूसरे में देखा कि ट्रांसमिशन उसका कैसे होता है। चलिए, अब ट्रांसमिशन अगर किसी के अंदर हो गया और वो HIV वायरस, अगर HIV किसी के बॉडी में एंटर हो गया है तो उसका इन्फेक्शन कैसे होगा तो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले HIV किसी की भी बॉडी में किसी भी माध्यम से, जो भी 4 कारण बताए उससे अगर एंटर हुआ तो वो सबसे पहले जाके किसको अफेक्ट करेगा, मैक्रोफेजेस को। किसको अफेक्ट करेगा, मैक्रोफेजेस को। यहाँ पे जाने के बाद ये होस्ट जो रहेगा, होस्ट सेल, उसमें जाके RNA को, जो इसके HIV के अंदर RNA है, इसको क्या करेगा, DNA में कन्वर्ट कर लेगा। और यहाँ पे जो जीन यूज होगा वो कौन सा होगा, रिवर्स, अभी हमने आपको बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन। ये जीन यूज करेगा और ये क्या कर लेगा, RNA को DNA में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो DNA है और ये जो मैक्रोफेज है जिसमें ये एंटर हुआ था HIV, इसके अंदर क्या हो गया, DNA। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये एंटर करेगा हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को, और यहां से बनाएगा वो क्या, वायरस पार्टिकल्स। क्या बनाएगा, वायरस पार्टिकल्स। और ये वायरस पार्टिकल्स एक एक करके फैलेंगे और कहां जाके अटैक करेंगे, T लिम्फोसाइट्स को। कहां अटैक करेंगे, T लिम्फोसाइट्स को। और जैसे जैसे ये T लिम्फोसाइट को अटैक करेंगे तो नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट्स है, जो नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और धीरे धीरे एक समय बाद इम्यून डिफिशियंसी हो जाएगी, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। और इस कंडीशन में जहां पे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो मल्टीपल इन्फेक्शंस क्या होंगे, मल्टीपल इन्फेक्शन अटैक करेंगे उसको। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इम्यूनो डिफिशियंसी होगी, और पर्सन अगर छोटा सा भी घाव हो, चाहे छोटा सा इन्फेक्शन हो, बॉडी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और सीवियर केस वो बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। HIV एंटर करेगा मैक्रोफेज में, यहाँ पे होस्ट सेल के अंदर वो क्या करेगा, RNA को DNA में बदल देगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उससे। और ये जो DNA है वो अब जाके अटैक किसको करेगा, T लिम्फोसाइट को। किसको करेगा, T लिम्फोसाइट को। और अटैक करने के बाद क्या बना लेगा, वायरस पार्टिकल्स। वो वायरस पार्टिकल्स जितने भी हैं वो सब डिफरेंट T लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, जाके अटैक करेगा। और नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इससे क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा। बाकी जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फलाना ढिकाना जो भी हैं वो सब जाके उसको क्या करेगा, अटैक करेगा। और धीरे धीरे करके बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होगी कि छोटे से इन्फेक्शन से भी लड़ पाए और व्यक्ति एक समय बाद दम तोड़ देगा।
तो जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, अगर कोई भी पैथोजन है वो बॉडी के अंदर जाता है और अपनी इन्फेक्शन कॉज करने से लेके सिम्टम शो करने तक का जो एक टाइम होता है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन टाइम। इंक्यूबेशन टाइम, इतने में क्या होता है, जो भी कॉजेटिव एजेंट है, वो पैथोजन है, कुछ भी है, वो जब तक बॉडी के अंदर जाएगा अपना अमाउंट जो उसको पूरा कंसंट्रेशन है, टाइट्रेशन है, वो बनाने से लेके बॉडी पे अटैक करने तक का जो समय होता है वो होता है इंक्यूबेशन टाइम। और एड्स के केस में ये लगभग सम वीक्स से लेके 5 से 10 साल भी होता है। तो इसमें इंक्यूबेशन टाइम बहुत ज़्यादा है। किसी को अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उसको बहुत लेट पता चलेगा, जब तक उसकी लंका लग चुकी होगी। तो इस केस में क्या होगा कि रेगुलरली चेकअप कराएं। तो चेकअप करने के लिए डिटेक्शन कैसे करते हैं अपन, एक टेक्निक है। आजकल तो मार्केट में क्या है, किट आने लगी है, नहीं तो इसका क्या है, डिटेल्ड प्रोसीजर होता था जिसको क्या नाम देते थे, एलाइजा। इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इससे क्या करते थे अपन, इसको इस टेक्निक से डिटेक्ट करते थे कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर एड्स का वायरस है या नहीं है, तो इसको इससे मेजर करते थे। ठीक है, तो इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है इसको कि द टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन, तो क्या है, एलाइजा या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। या फिर इसको बस दे सकते हैं कि एक्सपेंड द टेक्निक नेम। ठीक है, तो इस टेक्निक का पूरा नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जा सकता है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका नो क्योर, तो इसका क्या है, प्रिवेंशन ही क्योर है। अगर इनकेस किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जिनका नाम है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, सिस्प्लेटिन वगैरह होता है ये। तो ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स ये कुछ नहीं करता है, पेशेंट को ठीक नहीं करेगा, बस उसके जो डेथ का टाइम है वो थोड़ा सा दूर कर देगा। ठीक है, कि उसकी जो अगर डेथ 1 साल में होनी है तो वो लगभग 2 से 3 साल में डेथ होगी, लेकिन डेथ होगी क्योंकि एड्स के केस में डेथ सर्टेन है। इसको प्रिवेंशन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जागरूकता। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो इसके लिए जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, लोगों को पीपल अवेयरनेस करती है। तो उसमें से एक है नेको, इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या नाम है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेको। ये एड्स के लिए ही काम करती है टोटली। इसके बाद बहुत सारे एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भी बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लोग अपने लेवल में चलाते हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक बनाते हैं। इसके अलावा WHO भी टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइन निकालती है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ये काम करता रहता है समय समय पे कि कैसे लोगों को ऐसे भयावह डिसीजों के अगेंस्ट लोगों में जागरूकता फैलाए, क्योंकि इनका कोई क्योर नहीं है। अगर किसी को होता है तो डेथ सर्टेन है। अब वो डेथ आपकी 3 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही सुरक्षा है। तो अभी जैसे हमने देखा एड्स के बारे में, तो आप लोग थोड़ा सा डिटेल में इसका देख लीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन के बारे में कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है। बनता कहाँ से कि या तो जैसे हमने इसके रीजंस बताए थे कि कौन कौन से हैं, जैसे अनप्रोटेक्टिव सेक्स, या फिर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, या फिर ड्रग एब्यूज के टाइम पे, या फिर इन्फेक्टेड मदर। तो अगर ऐसे हैं तो इससे क्वेश्चन ये बन जाता है कि इनमें से कौन सा है, कोई ये गलत दे देगी कि कौन सा है जो एड्स नहीं फैलाता है। ठीक है, तो उसमें बोल दिया जैसे फिजिकल कांटेक्ट, किसी से हैंड शेकिंग कर रहे हैं आप, तो ये एड्स फैलाने का काम नहीं करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, और है वाले आपको पता है तो आप इजीली उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बीमारी के बारे में चलते हैं, ये है आपका कैंसर। ठीक है, कैंसर एक्चुअली क्या है, अपने बॉडी में अंदर
सोमेटिक सेल्स हो या फिर जर्म सेल्स हो, दोनों में दो प्रोसेस चलती हैं जिससे सेल डिवाइड होती है। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। मियोसिस जो होती है वो आपकी जर्म सेल्स में होती है और ये जो माइटोसिस होती है वो होती है आपकी सोमेटिक सेल्स में। अब ये सोमेटिक सेल्स जो भी हैं जिनमें सेल डिवीजन चल रहा है, ठीक है, सेल डिवीजन जो चल रहा है वो कैसा है, कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड है मतलब अगर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 अगर ये बनना था तो यही सीक्वेंस फॉलो होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 एंड सो ऑन। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये कैसा हो गया, एक अनकंट्रोल्ड हो गया है, जस्ट डबल होता जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्ड ग्रोथ शो हो रही है। तो जब कंट्रोल्ड ग्रोथ शो हो रही है तो उसको हम नॉर्मल सेल डिवीजन बोलते हैं। और जब यही ग्रोथ कैसी हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर। तो कैंसर क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैसा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। इसमें बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। सेल अगर एक बार डिवाइड करना शुरू कर दी तो वो डिवाइड कंटिन्यू होती जाएगी और डिवाइड होते होते वो एक लंप बना लेगी बहुत उसका। अब अगर कहें कि सेल डिवीजन तो अच्छी चीज होती है, बॉडी में सेल डिवीजन हो भी रहा है, तो कैंसर से क्यों अपन को लड़ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब सेल डिवाइड होती है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से रिसोर्सेज यूज़ करती है। तो जब ये कंट्रोल्ड है तब रिसोर्स यूज़ कर रही है, जब अनकंट्रोल्ड होगी तो वो जो रिसोर्स यूज़ करने का जो उसका रेट होगा वो बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए ये बहुत खराब है। नहीं तो सेल डिवीज़न अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ और है, अगर किसी को अमर होना है, मरना नहीं है जिंदगी भर, तो वो सेल डिवीज़न पे स्टॉप कर ले, तो वो कभी नहीं मरेगा ना कभी बूढ़ा होगा। और अगर सेल डिवाइड होती रहेंगी तो लोग बूढ़े भी होते रहेंगे, ठीक है। तो कैंसर कब बनता है, जब प्रॉपर्टी खो जाती है डिवीजन की। कौन सी वाली, जिसमें कंट्रोल होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सेल एक लिमिट में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसका मतलब ये जो सेल है ये बगल वाली सेल को कंट्रोल करेगी कि भाई तुम 1 से 2 ही होना, 1 से 8, 10 मत हो जाना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और ये जो प्रॉपर्टी है अगर कोई सेल लॉस्ट कर दे तो ये इसका बगल वाली पे कंट्रोल नहीं रहेगा और ये जो सेल है वो क्या होगी, डिवाइड होते होते एक लंप बना लेगी और उस लंप को क्या बोलेंगे हम, कैंसर, ठीक है। तो अब ये जो लंप बना है ये 2 टाइप का होता है, या तो बिनाइन होगा या फिर ये जो बिनाइन जो होता है ये, और इस लंप को क्या बोलते हैं अपन, ट्यूमर, ठीक है। तो ये जो होगा तो या तो बिनाइन ट्यूमर होगा या फिर मैलिग्नेंट होगा। जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये क्या होता है, लोकेटेड होता है। अगर एक जगह है तो वहीं रहेगा, ये इधर उधर फैलेगा नहीं। और इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो होगी, अनकंट्रोल नहीं कह रहे हैं हम, स्लो। इसका मतलब इसमें जो डिविजन्स होंगे वो थोड़ा सा स्लो रेट में होंगे। बल्कि जो मैलिग्नेंट होंगे ये कैसा होगा, मेटास्टेसिस करेगा। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस मतलब ये अगर एक जगह है तो ये माइग्रेट करेगा दूसरी जगह। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, माइग्रेशन की। और ये कैसा होगा, थोड़ा सा फास्टर भी होगा। नई जगह जाएगा, वहां पे शुरू करेगा, फिर वहां से मूव करेगा, नई जगह जाएगा, फिर आगे जाएगा। ऐसे कर करके ये क्या करेगा, पूरी बॉडी को लगभग कहीं भी कैंसर का कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। और ऐसे एजेंट्स जो कॉज करते हो कैंसर वो क्या कहलाते हैं, कार्सिनोजेंस, ठीक है। तो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल मतलब रेडिएशन वगैरह भी हो सकता है, केमिकल, कोई केमिकल भी हो सकता है जैसे कि टोबैको स्मोकिंग में निकोटीन, और इसके अलावा बायोलॉजिकल मतलब वायरल भी हो सकता है, ठीक है। या ये बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी कोई बॉडी के अंदर ऐसी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जिसकी वजह से ये
हो सकता है। ठीक है, तो कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, जिसमें जब तक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी रहती है तब तक वो कंट्रोल्ड ग्रोथ करता है, इसके बाद वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करता है। ठीक है, जैसे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेगा तो वो क्या करेगा, एक लंप बना लेगा, वो लंप या तो बेनाइन ट्यूमर होगा या फिर मैलिग्नेंट होगा। अगर वो बेनाइन ट्यूमर है तो वो एक ही जगह पे लोकेटेड रहेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं फैलेगा, और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, बहुत स्लो है। ठीक है, और अगर वो मैलिग्नेंट हुआ तो वो मेटास्टेसिस करेगा, मेटास्टेसिस मतलब माइग्रेट करेगा, दूसरी जगह नए कैंसर बनाएगा, और ये फास्टर भी होता है। ठीक है, और ऐसे एजेंट्स जो कॉज करते हैं कैंसर वो क्या कहलाते हैं, कार्सिनोजेंस। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कौन से फिजिकल है, कौन से बायोलॉजिकल है, कौन से केमिकल है। तो चलो हम कुछ कॉमन कार्सिनोजेंस की बात करते हैं जो कैंसर कॉज करने में कैपेबल है। चलो, पहला है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन जो कैंसर कॉज कर सकती है, और आयोनाइजिंग है वो है एक्सरेज। एक्सरे जनरली यूज होता है बोन के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, कहाँ पे फ्रैक्चर्स वगैरह मेडिकल में ये सब यूज होता है। लेकिन अगर बार बार रिपीटेड एक्सरे कराया जाए तो वहाँ पे कैंसर होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक्सरे के अलावा गामा रेज, ये गामा रेज भी हैं जो कैंसर कॉज करने में कैपेबल है, और ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो कैंसर कॉज करती है। ठीक है, फिर इसके बाद नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस, ये भी कैंसर कॉज करती हैं। ये सन में प्रेजेंट होती है सनलाइट में, और ये क्या करती हैं, ये कैपेबल होती है डीएनए डैमेज करने में। इसमें डीएनए डैमेज या तो म्यूटेशन वगैरह कर सकती हैं, और ये न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हैं। म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन आगे चल के कोई डिफेक्टेड प्रोटीन बनाएगा जिसकी वजह से ये कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद केमिकल कार्सिनोजन बहुत कॉमन है। केमिकल कार्सिनोजेंस में आपने देखा होगा चौराहे पे, नुक्कड़ पे बहुत सारे जगह हाथ में सिगरेट और चाय का कप रहता है, तो इसका क्या वो है, टोबैको स्मोकिंग। इसका एक कॉमन एग्जांपल है टोबैको स्मोकिंग। ये बहुत इजी है, लोगों को मिल भी जाता है, चीप है, सस्ता है, छुपना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है इसके लिए, तो ये लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, और इससे कैंसर भी हो जाता है। इसके बाद आते हैं आपके वायरल ऑन्कोजेंस। वायरल ऑन्कोजेंस ऐसे वायरल जो वो करते हैं, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है सेलुलर ऑन्कोजेंस या सेलुलर ऑन्कोजेंस, जिनको सी ऑन्को बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रोटो ऑन्कोजेंस, दूसरा इसका एग्जांपल प्रोटो ऑनको। यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल टू कॉज कैंसर, और उसमें कहीं ना कहीं आपका सी ऑन्कोजेंस या प्रोटो ऑन्कोजेंस का नाम रहेगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कोई बहुत सारे रेडिएशंस का नाम दे देंगे, उसमें से पूछेंगे द आयोनाइजिंग रेडिएशन विच कैन कॉज कैंसर या विच इज ऑल्सो अ कार्सिनोजन। इसका एग्जांपल है एक्सरे या गामा रे। तो आप लोगों को ये इसको थोड़ा सा ध्यान में देना है, और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है एक बार। हम भी आपको बताएंगे, आपको पीडीएफ भी शेयर करेंगे, बस आप लोग कमेंट में अपनी ईमेल आईडी भेजिए, हम आपको यहाँ से क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, उनको सॉल्व भी कराएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और जिनने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अगर किसी को ससेप्टिबल है, कोई जिसको ऐसा लगता है कि कैंसर है या हो सकता है, कहीं आपको ऐसा लंप बना दिख रहा है, तो उसको सबसे पहले अपन क्रॉस डायग्नोज करते हैं, किससे, सीटी स्कैन से। ठीक है, सीटी स्कैन कर सकते हैं, या फिर कई केस में क्या करते हैं आप, ये एमआरआई भी कराते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जिनसे कैंसर डायग्नोस किया जाता है। तो इसमें बहुत कॉमन है, वो पहला है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड जगह होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ कैंसर हो सकता है, उस जगह का टिश्यू निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी किया जाता है। उसका जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी की जाती है कि वहाँ पे कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, उस जगह टिश्यू को निकालते हैं, उसको स्टेन करते हैं, एंड देन विजुअलाइज करते हैं
उसके स्ट्रक्चर को, उसको विजुअल्स करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बोन मैरो टेस्ट भी किया जाता है, बोन मैरो टेस्ट, या फिर सिंपली ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। ब्लड टेस्ट किस केस में किया जाता है? ल्यूकीमिया, किस केस में? ल्यूकीमिया। इसमें ये पता लगाया जाता है कि ब्लड सेल्स का काउंट क्या है, क्या कहीं बढ़ तो नहीं गया है। और जो हमने आपको बताया सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ये सब क्या है? रेडियोग्राफी टेक्निक है। क्या है? रेडियोग्राफी टेक्निक है, जिसमें रेडिएशंस का यूज किया जाता है पता लगाने के लिए कि किस जगह पे कैंसर है या हो सकता है, या कौन सी जगह है जो ससेप्टिबल है। और चौथा जो है वो है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में एंटीबॉडी का यूज किया जाता है। एंटीबॉडी वो पर्टिकुलर जगह पे एंड जहां एंटीजन होगा वहां पे जाके बाइंड करेगी, फ्लोरेसेंस जनरेट करेगी, और उसको बाद में डिटेक्ट कर लिया जाता है कि हाँ अगर वहां पे एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है वो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी का, तो वहां से पता लगा लिया जाता है कि यहाँ पे कैंसर है। तो ये बहुत सारी ऐसी टेक्निक थी जिनको यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा था कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे कैंसर का, तो कैंसर का ट्रीटमेंट है अगर उसको अर्ली डिटेक्शन हो जाए कि हाँ हम ससेप्टिबल है कैंसर के लिए, ठीक है। तो उसका जो पहला टेक्निक है वो है सर्जरी। सर्जरी में क्या किया जाता है कि जिस जगह पे होता है कैंसर उस जगह को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, उसके आसपास को थोड़ा सा रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन ये मोस्टली बेनाइन केस में ही ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। फिर इसके बाद दूसरा इसमें रेडिएशंस यूज किए जाते हैं ताकि जो आगे की जगह है उसमें रेडिएशंस को यूज करके उस कैंसर सेल्स को खत्म किया जाए, या फिर उनका जो ग्रोथ है वो खत्म कर रोक दिया जाए, टू स्टॉप ग्रोथ, उस जगह पे कैंसर सेल्स का ग्रोथ को खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ठीक है। तीसरा है इसमें कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, केमिकल्स या ड्रग्स दिए जाते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा साथ में ही लिया जाता है सर्जरी और रेडिएशंस के। और चौथा जो इसका वो है वो इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इसमें भी ड्रग्स दिए जाते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिव किया जाता है कि वो जो ग्रोथ हो रही है कैंसर सेल की उसको बॉडी खुद ब खुद मार दे, ताकि जो कैंसर है वो आगे ना फैले। तो अभी हमने जैसे दोस्तों देखा कि एड्स के बारे में आपको बताया और कैंसर के बारे में बताया। अब एक टॉपिक और हमारा इस पूरे चैप्टर से रह जाता है, वो है ड्रग एब्यूज एंड एडोलेसेंस, कि कैसे हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स की तरफ भाग रही है और अपने जीवन बर्बाद कर रही है। तो इसको हम कल कवर करेंगे। और अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट में डाउट भेज सकते हैं, हम बाकायदा आपको कल उस डाउट के बारे में आपको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो आपके CUET में आ सकते हैं यूजी के लिए, या फिर BSc नर्सिंग में आ सकते हैं, या फिर कोई और भी एग्जाम हो अगर जिसमें ये टॉपिक कवर किया जाता है, तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे उनके आंसर होंगे, ये हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसके पहले आपको अपनी ईमेल ID कमेंट में लिखनी पड़ेगी ताकि हम आप तक पहुंच पाएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।